M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, वो हम देखेंगे आज के इस सेशन में। रेशियो क्या है, मान रखिए कि किसी दो जनों का मतलब x एक है और y एक है, ठीक है। x और y दो लोग हैं, इनके जो एजेस हैं वो जो है एक का एज है 20 इयर्स और दूसरे का है 35 इयर्स, ठीक है। तो ये जो है 20 इयर्स है और दूसरे का 35 इयर्स है, तो इन दोनों के एजेस का हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, कि क्या रेशियो है इनके एजेस का। तो हम उसको x/y से डिनोट कराते हैं और ये हम 20 इयर्स = 35 इयर्स लिखते हैं। लेकिन ये जो है ये रेशियो नहीं है, क्योंकि रेशियो जो है हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और रेशियो को लिखने के लिए आप जो है अपॉन का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप अपॉन का यूज करेंगे तो 20 इयर्स बाय 35 इयर्स ये आ जाएगा। फिर हमें कॉमन फैक्टर्स को रिमूव कराना होगा, जो कि 20 के लिए 5, 20 और 35 के लिए दोनों के लिए 5 है हमारे पास। तो हमारे पास 20 जब हम कैंसिल कराएंगे तो इट विल गिव अस 4, 5 4 = 20 एंड 5 7 = 35। और ये ईयर्स कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये बेसिकली आपको 4/7 मिल जाएगा और जिसको कि आप 4:7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एजेस जो रेशियो में है वो 4:7 है। मतलब एजेस ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 4:7 लिखेंगे। आप देखिए यूनिट्स कैंसिल हो गए यहां पर। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि ये जो रेशियो होता है, जो कि ये डबल डॉट से सेपरेटेड होता है, इसको हम कॉलन कहते हैं। इंग्लिश में कॉलन होता है हमारे पास, तो कॉलन है ये, लेकिन हमें मैथ्स के लिए ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो के लिए यूज होता है। जिस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा था कि किसके लिए यूज होता है, फैक्टोरियल नोटेशन के लिए यूज होता है। तो इसीलिए वो अलग अलग वहां पर अलग मीनिंग हो जाता है, यहां अलग मीनिंग है। तो ये रेशियो के लिए हमारे पास 4:7 हो गया। तो ये एजेस जो है इनके इस रेशियो में है, ये तो पता चल गया। उसके बाद हमारे पास अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसका कि कोई यूनिट नहीं होगा कभी भी, तो उस तरह के क्वांटिटी को हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहते हैं। तो मतलब जो रेशियो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। तो रेशियो इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, ठीक है। रेशियो जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेशियो निकाल रहे हैं तो दो चीजें जिनकी भी रेशियो आप निकाल रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट अलग है तो आप उनके रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम यूनिट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान रखिए कि L1 जो है हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है और L2 दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों का अगर हमें रेशियो पूछ रहे हैं तो रेशियो में हम या तो ये जो मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें। ये हमारा काम होगा, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। और बेटर कौन सा रहेगा, जिसमें कि डेसिमल का चक्कर ना हो। तो डेसिमल का चक्कर कब नहीं आएगा, जब आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं।
तो बड़ा यूनिट क्या है, 10 मीटर है, तो इसको हम छोटे यूनिट में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 10 है तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम दोनों का रेशियो निकाल पाएंगे। तो L1:L2 अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये 1000/100 हो जाएगा, 1000/100 हो गया, 2 जीरोस कैंसिल कराइए तो ये आ गया 10:1। ठीक है, अब आपको अपॉन वाले को कैसे रेशियो में चेंज करते हैं वो हमने यहां पर ही सीख लिया। तो यहां पर भी वही किया, ये अपॉन में था, 10/1 था तो 10:1 हो गया। ये तो हमारा हो गया कि रेशियो को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी का क्या मतलब है, रेशियो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और फिर यूनिट को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और रेशियो जो है हमारा जैसे 20 है और 35 है तो वो 20:35 नहीं लिख के हमें क्या लिखना जरूरी है, 4:7 लिखना जरूरी है, क्योंकि रेशियो जो है कॉमन फैक्टर्स को हटा करके जो हमें बचता है उसी को हम रेशियो करते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो तो हो गया। और हमारे पास अब रेशियो में जो दो टर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास रेशियो जैसे x:y है या कोई भी रेशियो लीजिए, तो उसमें अगर हमने अभी देखा कि पहला वाला जो है न्यूमरेटर बन जाता है और दूसरा वाला डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो जो पहला वाला है उसका क्या नाम होता है और दूसरा वाला क्या नाम होता है वो देखते हैं। तो हम जो है एंटीसीडेंट और क्या कहते हैं उसको, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास A:B दिया हुआ है तो इसमें A जो है वो क्या है, एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट कहलाता है। ये A जो है एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट। और B को क्या कहेंगे हम, B को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है A को एंटीसीडेंट और B को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रेशियो के दो पार्ट हो गए, A:B हो गया। अब जो है हमारे पास अगर एंटीसीडेंट ज्यादा है, एंटीसीडेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, उस रेशियो को क्या नाम देंगे। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर मतलब कॉन्सिक्वेंट जो है वो बड़ा है तो हम उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम जो है अगर हमारे पास एंटीसीडेंट बड़ा है तो हम उसको कहते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि A:B में अगर A बड़ा है B से तो ये हम क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी कहेंगे। जबकि अगर B जो है, B बड़ा है A से, मतलब जो कॉन्सिक्वेंट है वो हमारा एंटीसीडेंट से बड़ा है। अगर B इज ग्रेटर देन A तो ये क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। और जब दोनों बराबर हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी कब होगा, जब हमारे पास दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो ये तीन है, नाम है हमारे पास, इसमें कोई खास बात नहीं है, रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहेंगे। तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी बेसिकली क्या होगा, अगर हम देखें तो इसमें जो है रेशियो ऑफ इक्वालिटी को हम 1:1 से डिनोट कराएंगे, ठीक है। अब रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी मतलब हमारे पास 2/3 हो जाएगा इस तरह का, या 2:3 हो गया, यहां पर 3:2 हो गया। मतलब अगर एंटीसीडेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट से बड़ा हो गया तो हमारे पास ये ग्रेटर इनइक्वालिटी वाला रेशियो हो जाता है। जब हमारे पास जो एंटीसीडेंट है वो छोटा है कॉन्सिक्वेंट से, तो ये जो है लेसर इनइक्वालिटी वाला हो जाता है, और रेशियो ऑफ इक्वालिटी वाला हो जाता है जब ये 1:1 हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है रेशियोज के अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। रेशियो के अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं, तो रेशियो के अलग अलग नाम के लिए हमारे पास ये है, एक आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो किसको कहेंगे, जो कि पावर से आता है, ठीक है। मतलब अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो वो डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हम कहेंगे कब, जब हमारे पास A:B हमें दिया हुआ है, A:B एक गिवन रेशियो है, तो ये गिवन रेशियो है, और इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A²:B², ठीक है। फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो भी हो जाता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वो क्यूब से आ जाएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी A³:B³। ये तब जबकि आपको ये गिवन है ऑलरेडी, एक आपको रेशियो गिवन है, उसका डुप्लीकेट रेशियो अगर चाहिए तो A²:B² करने से आएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए तो आपको A³:B³ आएगा। फिर यहां पर सब डुप्लीकेट अगर चाहिए, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, फिर सब डुप्लीकेट रेशियो होता है √A:√B, जबकि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर देखें तो यह हो जाएगा √A, जिसको कि हम इस तरह से डिनोट कराते हैं। यहां पर भी देखिए 3 अंदर लिखिए, यहां पर भी लिखिए, तो √B। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इस तरह से 4 रेशियोज हमने डिस्कस किए कि डुप्लीकेट रेशियो कैसे हम निकालते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ये हमने अभी देखा। तो अब जो है रेशियो के ये तो नोमेनक्लेचर हो गए। इनके अलावा हमारे पास आता है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, मान रखिए हमें 2 रेशियोज दिए हुए हैं, उनका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, A:B दिया हुआ है और B:C दिया हुआ है, ठीक है। A:B दिया हुआ है और C:D दिया हुआ है। तो इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, अगर हमें ये पूछा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दीज टू, तो आपको कंपाउंडेड रेशियो के लिए क्या लिखना है ये देख लीजिए। कंपाउंडेड रेशियो हमें अगर इसका निकालना है इन दोनों रेशियो का, तो वो हो जाएगा AC:BD, ठीक है। ये कंपाउंडेड रेशियो हो गया हमारे पास, किनका, A:B और C:D के लिए ये कंपाउंडेड रेशियो हो गया। अब मान रखिए कि हमारे पास कंपाउंडेड रेशियो निकालना है 3 रेशियोज का, तो 3 रेशियोज का हम कैसे निकालेंगे। 3 रेशियो का जब हमें निकालना होगा तो हम जो है यहां पर एक और रेशियो ले लेते हैं, E:F।
इज टू एफ ले लिया, तो हमारे पास यहां पर जो कंपाउंडेड रेशियो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी ई, मतलब जो तीनों के इंसिडेंट्स और तीनों के कॉन्सिक्वेंस वो ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ए सी ई इज टू बी डी एफ आ जाएगा। तो आई होप कि ये जो कंपाउंडेड रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जब 2 रेशियोज दिए होंगे, जब 3 रेशियोज दिए होंगे, तो आप जो कंपाउंड रेशियो, अगर आपको कंपाउंडेड रेशियो पूछेंगे तो आप जो है आराम से वहां पर से निकाल पाएंगे। देखिए एक कंसेप्ट ये है कि हमने अभी देखा था कि जो ग्रेटर इनइक्वालिटी वाला है उसमें क्या होता है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट से बड़ा होता है। तो जब ऐसा है कि एंटीसीडेंट बड़ा हो कॉन्सिक्वेंट से, और हमने दोनों में क्या किया, ऐड कर दिया कोई क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी अगर हमने ऐड कर दिया तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर हमारे पास मान रखिए यहां पर ये है कि a जो है b से बड़ा दिया हुआ है, तो हमने जब a प्लस एक्स कर दिया और b प्लस बी एक्स कर दिया, मतलब हमने दोनों जगहों पे x ऐड कर दिया, तो हमारा ये जो है a इज टू बी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये कब, जब हमारे पास ये कंडीशन है। तो अगर अब इसी में मान रखिए कि हमारे पास a जो है b से छोटा है, मतलब लेसर इनइक्वालिटी वाला केस है, तो उसमें जब आप एक सेम क्वांटिटी ऐड कराएंगे दोनों एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में, दोनों में जब आप सेम क्वांटिटी ऐड कराएंगे तो क्या असर पड़ेगा इस पे, तो वो देखिए यहां पर a प्लस एक्स है और b प्लस एक्स है, ठीक है। तो ये जो है बड़ा हो जाता है a बाय b से। ये आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे अगर मान रखिए कि हमारे पास रेशियो है 1/2, ठीक है, a इज ग्रेटर देन है ना, तो 4/3 ले लेते हैं। 4/3 लिया हमने, जो है यहां पर 4/3 ओरिजिनल रेशियो लिया, अब x की वैल्यू हमने ले ली 1, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4/3 जो है हमारे पास कितना होता है, अगर पॉइंट वाइज देखें तो 1.33 इस तरह से चलेगा, जबकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.25। तो देखिए क्या हुआ कि जो ऐड करके बना है ये वाला, ये छोटा हो गया जो ओरिजिनल वाला था, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि आप जो है कंपेयर कर सकते हैं दो रेशियोज के बीच में बहुत इजीली। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक होता है उसमें काम आता है हमारे पास। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप ये समझ लें कि अगर कोई रेशियो इस तरह का है, जो कि इस तरह का है, ग्रेटर इनइक्वालिटी वाला है, तो वो जब हम सेम कांस्टेंट चीजें दोनों में ऐड कराएंगे तो वो जो है रिड्यूसिंग हो जाएगा, मतलब हमें छोटी वैल्यू आएगी जब हम दोनों जगहों पे सेम क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो। और यहां पर उल्टा काम होगा, मतलब बड़ा आ जाएगा। आप इसी तरह का एग्जांपल लेके ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें काम आता है। तो आप अभी से ये ध्यान रखिए, इसका यूज होगा आगे जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक कर रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब हम देखते हैं इनवर्स रेशियो क्या होता है। अगर हमारे पास मान रखिए a इज टू बी दिया हुआ है, ठीक है, a इज टू बी दिया हुआ है, तो इनवर्स रेशियो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो विल बी b इज टू a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स रेशियो हमारे पास कैसे निकलता है, जब आप उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर अगर दो रेशियोज हैं, मान रखिए दो रेशियोज हैं और वो आपस में बराबर हैं, a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू d दिया हुआ है,
तो हमारे पास क्या हुआ इसका मतलब, अगर A is to B इज इक्वल टू C/D दिया हुआ है, तो इसका जो इनवर्स रेशियो इन्वर्टेंडो कहलाता है, तो वो इन्वर्टेंडो क्या होगा, इन्वर्टेंडो होगा कि अगर A/B इज इक्वल टू C/D है, तो इन्वर्टेंडो इसका होगा, इन्वर्टेंडो वो हो जाएगा B/A इज इक्वल टू D/C। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होता ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि आपने रेशियो को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये रिवर्स हमारे पास आ जाता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास आता है इन्वर्टेंडो, समझ में आ गया आपको। फिर हमारे पास आता है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या है, A/B इज इक्वल टू C/D है, तो ये तो इन्वर्टेंडो हो गया। ऑल्टरनेंडो जो होगा वो है कि A/C हो जाए, A/C हो जाए इज इक्वल टू B/D हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ ऑल्टरनेंडो में, आप अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि A/B जो है वो C/D के बराबर दिया हुआ है, तो इन्वर्टेंडो में हम क्या कर रहे हैं, इनको उल्टा कर दे रहे हैं, तो B/A इज इक्वल टू D/C हो रहा है, जिसको कि हम B/A इज इक्वल टू D/C लिख सकते हैं। ठीक है बा, अल्टरनेंडो में क्या हुआ कि हम जो है यही ले रहे हैं, और ये C हम यहां ले आ रहे हैं और B को यहां ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा A/C और इज इक्वल टू B/D हो जाएगा। तो ये ऑल्टरनेंडो हो जाता है, जिसको कि आप A/C इसके लिए और इसके लिए B/D लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेंडो कैसे आता है, इन्वर्टेंडो कैसे आता है, ये आपको यहां से पता चल जाएगा जब आप इसको देखेंगे। तो ध्यान से देखिए आप इसको, तो ऑल्टरनेंडो हो गया। अब हमारे पास आता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होगा, अगर हमें कॉम्पोनेंडो चाहिए तो कॉम्पोनेंडो के लिए देखते हैं क्या हमें करना पड़ेगा। इसमें कॉम्पोनेंडो में हमारे पास आएगा A+B बाय B इज इक्वल टू C+D बाय D। ठीक है, मतलब हमारा क्या हुआ, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख दिया, मतलब ये हो गया कि A+B इज टू B, और ये इक्वल टू हो जाएगा C+D इज टू D। मतलब ये सही होता है कि नहीं होता है, ये अगर आपको देखना है तो मान रखिए कि आपने ले लिया 2/3 और इसी का मल्टीपल ले लिया 4/6। ठीक है, अब जो है अगर आप देखिए तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों रेशियो बराबर हैं, तो हम जो है यहां पर अगर 2 + 3 तो 5 लिखेंगे। ठीक है, 5/3 आ जाएगा अगर हम कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो, और यहां पर क्या आ जाएगा 4 + 6 तो 10 आ जाएगा, और अपॉन में 6। ठीक है, क्योंकि हमें इसको ऐड करना है, इसमें इसको ऐड करा हमने तो यहां पर 5 मिल गया, और अपॉन में 3 रखा क्योंकि B हमें चाहिए नीचे और यहां पर D चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो ये सम होके यह बन गया। अब देखिए इनको दोनों बराबर हैं कि नहीं, 2 से कैंसिल कराइए, ये भी 5/3 ही आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉम्पोनेंडो क्या हुआ, कॉम्पोनेंडो का क्या मतलब हुआ, आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख देते हैं तो आपको कॉम्पोनेंडो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद डिविडेंडो होता है एक। डिविडेंडो क्या होगा, तो डिविडेंडो के लिए हमारे पास ये है, इन सभी का यूज होगा जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो डिविडेंडो क्या है, तो डिविडेंडो में आपका न्यूमरेटर में माइनस हो जाता है, A-B/B आ जाएगा, जबकि यहां पर C-D में बाय D हो जाएगा, यानी कि आपका यहां पर क्या हो गया, A-B इज टू B इज इक्वल टू C-D इज टू
डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास डिविडेंडो आ गया। फिर जब लास्ट के दो चीजों को मतलब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो उनको हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कह देते हैं या सी एंड डी कह देते हैं। मतलब ये कॉम्पोनेंडो है और ये डिविडेंडो है। ठीक है, दोनों ही लगा दिया हमने। तो हमारे पास यहां पर a प्लस बी इज टू a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी इज टू c माइनस डी। ठीक है, अच्छा, इस पे आप जो है इन्वर्टेंडो लगा करके इनको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये उल्टा भी दिखे कहीं पर तो वो भी सी एंड डी ही है। हालांकि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो बेसिकली यही मतलब हो गया, a प्लस बी इज टू a माइनस बी और c प्लस डी इज टू c माइनस डी। तो हमें अगर चाहिए कि a माइनस बी ऊपर चाहिए तो हम इस पर जाके इन्वर्टेंडो लगा देंगे तो हमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो के साथ यही है कि हमारे पास इनवर्स रेशियो होता है, इन्वर्टेंडो होता है, ऑल्टरनेंडो होता है, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो एंड दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ भी होते हैं। ठीक है, अब जो है हम एक और चीज देख लेते हैं रेशियो से रिलेटेड। वो है कि अगर हमारे पास तीन रेशियोज दिए हुए हैं, बराबर हैं तीनों, तो अगर a इज टू बी, ये आप कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं कि अगर तीन रेशियोज हैं, ठीक है, तो तीन रेशियो में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। तीन रेशियोज की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर ये है ये दिया हुआ है कि a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d इज इक्वल टू e इज टू f। तो ये जो है फिर फर्दर मतलब ये हो गया कि a बाय बी इज इक्वल टू c बाय डी इज इक्वल टू e बाय f हो गया। तो ये फर्दर आपका a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस d प्लस f के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको भी समझने के लिए। मान रखिए कि हमारे पास यहां पर 1/2 है, यहां 2/4 है और यहां पर 3/6 है। ये सभी बराबर हैं, कैंसिल होके हमारा 1/2 ही सारा बन जाएगा। ये तो 1/2 है ही, ये कैंसिल करा दीजिए अगर कॉमन फैक्टर्स को, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि ये रेशियो सारे सेम ही हैं। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड कराते हैं मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 लेते हैं और अपॉन में हम लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या आ गया, ये आ गया 6 और नीचे आ गया 12, ये भी 1/2 के बराबर हो गया। तो यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब आपको इस तरह की जरूरत पड़ती है कि किसी रेशियो में आपको इस तरह से दिया होता है कि तीन रेशियोज बराबर हैं, तो आप जो है उनको एक और रेशियो नया जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको कि हमें जानना जरूरी है। इसके साथ ही हमारे पास अगर मान रखिए कि हमने क्या किया कि एक रेशियो को किसी कांस्टेंट से, दूसरे रेशियो को किसी दूसरे कांस्टेंट से, तीसरे रेशियो को किसी तीसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो भी ये जो है सेम ही हमें मिलेगा रेशियो। ठीक है, तो वो भी यही हो गया कि अगर हमने इस चीज के लिए यहां पर मान रखिए हमने कर दिया m1a प्लस m2b, m2c हो जाएगा क्योंकि हमने दूसरे वाले को
M2 से मल्टीप्लाई कराया और M3 से मल्टीप्लाई करा दिया तीसरे वाले को, तो ये E, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास M1B प्लस M2C, M2D आएगा, यहां पर C/D है, और यहां पर F आ जाएगा M3F, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक वैलिड है, वैलिड रेशियो बन जाएगा जब हम क्या करेंगे, पहले वाले रेशियो को M1 से, दूसरे वाले को M2 से और तीसरे वाले को M3 से मल्टीप्लाई करा करके ऐड कराएंगे, तो भी हमें इस तरह का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो की बात हो गई, रेशियो में हमने काफी कुछ कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन में क्या होगा कि हमारे पास यहां पर A/B और is as, यहां पर A/B तो है ही, प्रोपोर्शन में हमारे पास एक डबल रेशियो वाला साइन यूज होता है और उसके बाद फिर एक प्रोपोर्शन हम लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, मतलब रेशियो लिखते हैं एक और, तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। तो देखते हैं हम प्रोपोर्शन का बेसिक मीनिंग क्या है, और उसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी हम सीख लेंगे। बाकी तो सारा काम जो है हमारा रेशियो से ही होता है, क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन का अगला पार्ट है, ठीक है। तो रेशियो का अगला पार्ट है प्रोपोर्शन, रेशियो का अगला पार्ट है प्रोपोर्शन। तो आपको मान रखिए A/B दिया हुआ है, यहां पर हम जो है डबल रेशियो लगाते हैं और यहां पर C/D है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कैसे पढ़ते हैं, यहां पर पढ़ते हैं A, इसको पढ़ते हैं is to, और यहां पर इस दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं is as, और फिर ये is to हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कि A/B is as C/D, ठीक है। तो मतलब ये हो गया प्रोपोर्शन, या फिर A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C/D भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको देख लेते हैं। यहां पर एक देखते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। तो मीन प्रोपोर्शन होता है जब हमारे पास मान रखिए A/B इज एज C/D नहीं देके वो देते हैं कि B/C, A/B है, इज प्रोपोर्शनल टू B/C, ठीक है। तो इसमें जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन होगा B इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ AC, ठीक है। क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो A/B इज इक्वल टू B/C हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो B² इज इक्वल टू क्या आ गया, AC आ गया, और ये फिर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मीन प्रोपोर्शन इसको कह देते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया, जब हमारे पास A/B और प्रोपोर्शनल टू B/C दिया हुआ है, तो मीन प्रोपोर्शन हम जो है क्या किसको कहेंगे। और इसी से फिर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी ये आ गया कि अगर हमारे पास A/B दिया हुआ है और C/D दिया हुआ है, तो हम जो है इन दोनों को क्या कहेंगे, A और D को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कह देते हैं, A और D दोनों को, ठीक है। जबकि हमारे पास B और C को जो है कंबाइंड हम मीन्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हम मीन्स किसको कहते हैं, एक्सट्रीम्स किसको कहते हैं, ठीक है। और मीन प्रोपोर्शन हमारे पास क्या हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन यहां पर जैसे हमारे पास A/B/C और D दिया हुआ है, तो हम जो है यहां पर हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, A/B/C, तो C तीसरे पे आ रहा है, तो C विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। पर ऐसा अगर नहीं है, मान रखिए कि हमें वो दूसरा वाला नीचे वाला दिया हुआ है, ठीक है, मतलब A/B और फिर B/C दिया हुआ है, तो इसमें जो है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन C होगा,
ठीक है। तो हमारे पास जो सेम अगर कहीं पर है तो हमें जो है ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है हमारा चेंज हो जाता है। जैसे एक जो है, एक का जो डिनोमिनेटर है, ये देखिए ये दोनों सेम है ना, तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन ही है ये, ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। जबकि यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, ये सी वाला है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब भी आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करते हैं तो यू अप्लाई दिस थिंग, ठीक है। तो a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी है, तो वो तो यहां पर था इसलिए। बाकी अगर हमारे पास मान रखिए कि ये पूरा दिया हुआ है तो हम जो है a बाय बी, ये अगर हमें दिया हुआ है a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, उस केस में हम a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी लिखेंगे। फिर हम बाकी रेशियो के सारे प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो हम यहां पर ये भी कर सकते हैं कि a प्लस सी जो है वो हमारा b प्लस डी के बराबर हो जाएगा। एंड ऑल दीज, मतलब जो भी रेशियो की प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी हम लगा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो चार डॉट्स हैं वो आप इक्वल टू में चेंज कर सकते हैं, ये इक्वल टू में बदल जाएगा, ठीक है, जब आप इनको सॉल्व कर रहे होंगे या इन पे कोई चीज प्रोसेस कर रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिनके बेसिस पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट वाली क्लास थी जो कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए बनाया है। ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि हमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए होता है वहां पर सॉल्व करने के लिए। कई बार हमें अगर चीजें नहीं होती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हम क्या लगा सकते हैं और क्या नहीं लगा सकते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन बनाया गया था, ये सेशन का वीडियो तैयार किया गया है। आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे इसके अगले कंसेप्ट वाले वीडियो के साथ, और हम फिर क्वेश्चंस वाले वीडियो के साथ भी अब मिलना शुरू करेंगे। तो बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। अगर आपने MNC एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए जरूर कर लें। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, तो आपको यहाँ पर उसके लिए काफी मटेरियल मिल जाएगा और उसकी तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग सेंटर गए, क्योंकि यहाँ पर सारे ही सिलेबस को कवर कराया जाएगा। जो भी वेरियस अक्रॉस, मतलब इंडियन स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स के लिए भी जो भी है हमारे पास, वो पूरा फुल कवरेज होगा। और SSC जो सेंट्रल वाला है उसका तो हम सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कराते ही हैं, साथ ही हम बहुत अच्छे से स्टेट SSCs के लिए भी कवर कराते हैं। रेलवेज, IBPS, बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के कोर्सेस यहाँ पर चल रहे हैं। साथ ही एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के कोर्सेस हैं। मतलब आप जो है यहाँ पर जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी अच्छाइयाँ पता चलने लग जाएंगी। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।